नमस्कार, nokingnews.com में आपका स्वागत है। इजराइल ईरान के युद्ध में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और इजराइल जैसा जहां फंसा है और जिस तरह फंसा है वो आज हम समझेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन, ये 6 दिन तो निकल गए, उन 6 दिन के अंदर वो कैसे परिस्थितियां, समीकरण, गणित बदल गए हैं कि आने वाला समय प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है। और प्रेडिक्ट करना मुश्किल क्या हो गया है, अमेरिका और इजराइल दोनों किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं। जिनको हिंदी का ये टेढ़ा शब्द ना पता, उसको बोलना भी बड़ा मुश्किल है। उनको बता दूं कि क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल भाई, ये दशा हो गई है। अब क्या होगा? क्या अमेरिका युद्ध में कूदेगा? कूदेगा तो क्या होगा, और नहीं कूदेगा तो क्यों नहीं कूदेगा? और अगर नहीं कूदा तो इजराइल का क्या होगा, और कूद भी गया तो इजराइल का क्या होगा? इजराइल की कौन कौन सी चालबाजियां हैं जिसमें वो अमेरिका के साथ भी खेल कर रहा है? ये सारी चीजें अभी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी समझेंगे कि इन 6 दिन में बदला क्या है, और जो बदला है वो क्या संकेत दे रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो खबरें रोज आ रही हैं वो खबरें छन छन के आ रही हैं, और ऐसे समय में जो भी खबरें आती हैं उन खबरों को आप पूरी तरह से सही या गलत नहीं मान सकते हैं। मैंने कल दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया है कि किस तरह से इजराइल का एक पूरा सेंसरशिप मैकेनिज्म है जो सिर्फ इजराइल में नहीं दूसरे देशों में भी काम करता है। कल मैंने वीडियो बनाया था, जिन लोगों को संदेह था, कमेंट कर रहे थे, उनके लिए आज बीबीसी की खबर का कटिंग यहाँ लगा रहा हूँ। बीबीसी ने कहा है कि इजराइल ने बहुत सख्त सेंसरशिप की हुई है और वहाँ की सूचनाओं को हम रिपोर्ट नहीं कर सकते और बहुत घुमा फिरा के रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये नियम है इजराइल का। यानी बीबीसी जैसा संस्थान जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने वाला और पता नहीं क्या क्या समझता है, इजराइल के सामने उसकी भी नहीं चलने वाली। क्योंकि बीबीसी जिस देश का मीडिया हाउस है, ब्रिटेन, वहाँ की सरकार नेतन्याहू के लिए निसार है। अमेरिका का भी यही हाल है, इसलिए अमेरिकन मीडिया भी कहीं ना कहीं सारी स्थितियां हमारे सामने नहीं ला पा रहा है। मैंने वीडियो में बहुत तफसील से सुनाया, बताया है, एक एक चीज़ बताई है कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इजराइल का मैकेनिज्म क्या है सेंसरशिप का। अब हम ये देखते हैं कि इस सेंसरशिप के मैकेनिज्म के बीच में जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं क्या संकेत दे रही हैं। इन सूचनाओं की निष्पक्षता इसी से आंकी जा सकती है कि ये देखने में हमको एक नज़र में लगती है कि भाई निष्पक्ष होंगी। इजराइल को किस तरह से ईरान ने फंसाया है, इसको अगर आप समझना चाहें तो वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल में वो बड़ी अच्छी तरह से बता रहा है कि किस तरह से इजराइल का पोपट कर दिया है बैठ के वह खामेनेई ने, जिसको ये लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन 6 दिनों में खामेनेई ने बहुत चतुराई से जहां स्ट्राइक करना था, जो स्ट्रेटजिकल जगह थी, वहां पर तो मिसाइल दाग दिए और नुकसान कर दिया। लेकिन उसने एवं ही स्ट्राइक भी बहुत सारी की। अभी वो कर क्या रहा है, अगर आप इस तरीके को समझेंगे तो इससे आपको बड़ा आइडिया लगेगा कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, उसका सैटेलाइट नेटवर्क, इलॉन मस्क के इतने सारे सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, और ये सब लोग ईरान की जासूसी कर रहे हैं और ईरान के बारे में जानकारियां निकाल निकाल के इजराइल को दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे टैंक है, यहाँ गिरा दो, ऐसी चीज़ें, बंकर यहाँ पे है, न्यूक्लियर स्ट्राइक यहाँ हो सकते हैं, इतने अक्षांश, इतने देशांतर पे। दूसरी तरफ ईरान का देसी तरीका है। ईरान का देसी तरीका क्या है? ईरान का देसी तरीका ये है कि वो ये जो बैटरी होती है इसकी, अभी समझाऊंगा, एक ड्रोन छोड़ता है,
या 2-4 ड्रोन छोड़ देता है बस। जब वो ड्रोन वहां पर जाता है तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो छोटा ड्रोन है, धीरे धीरे जा रहा है तो आयरन डोम काम करेगा, तेज़ आ रहा है, दूर से आ रहा है तो डेविड स्लिंग करेगा, अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इसमें से आ रही है तो वो एरो करेगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो जब ये जाता है तो वो सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद इसके ऊपर मिसाइल छोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं है कि अगर कोई एक चीज़ आ रही है तो डेविड स्लिंग का मेरा काम नहीं है, तू जान आयरन डोम का है भाई, डेविड स्लिंग देख रहा होगा ना। ये सब लोग एक्टिव होकर उस पर अटैक करना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं है, सेकेंडों में इधर का उधर मामला हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि दिन में एक एक, दो दो, चार चार भेजता रहता है। जब ये भेजता है तो उधर से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है तो वो एक मिसाइल भेजेगा। जब वो मिसाइल भेजता है तो उस ड्रोन के अंदर जो कैमरा लगा है वो ट्रांसमिट करके बताता है कि इस दिशा से यहां से मिसाइल आई है, यानी यहां पर एक बैटरी खड़ी हुई है इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की। तो दूसरी तरफ तो वो वेसेलाइट से जासूसी कर रहे हैं। इनका जासूसी करने का ये देसी तरीका है जो ज़्यादा कारगर है। तो हो ये रहा है कि ये जो बैटरी क्या होती है, पहले आप समझ लें। जो हमारा चैनल देखते हैं उनको तो पता है, लेकिन फिर भी ये बैटरी वो बैटरी नहीं है जो हमारे कार वार में लगती है, मोबाइल में नहीं। बैटरी का मतलब होता है शस्त्रागार, और एयर डिफेंस सिस्टम के सेंस में बैटरी का मतलब कुछ और होता है। एक पूरी यूनिट, एक बड़ा सा ट्रक जिसके ऊपर मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ है और उसके ऊपर लगा हुआ एक राडार और वहाँ कुछ लोग, ये सब मिला के जो एक यूनिट होती है इसको एक बैटरी कहते हैं। बैटरी का काम यह है कि वहाँ पर उसके राडार घूमते घूमते देखते रहते हैं कहाँ से कौन गुजर रहा है। जैसे ही कुछ दिखता है राडार के सिग्नल के बेसिस पे एयर डिफेंस सिस्टम धड़ से मिसाइल छोड़ देता है, रॉकेट छोड़ देता है। तो ये पूरी एक व्यवस्था एक बैटरी कहलाती है। लेकिन अगर वो एक ही जगह पे बैटरी को लगा देंगे, उसको खोलना पड़ता है, फिर उसको फायर करना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया है, अनकवर करना पड़ता है। तो अगर एक ही जगह पे खड़ा कर देंगे वो, तो इनका आयरन डोम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ता है, उन ट्रकों को मूव करते रहना पड़ता है। आज हनुमान चौराहे पे खड़ा है, कल जनकगंज में खड़ा है, परसों खासगी बाजार में खड़ा है। तो ईरान क्या करता है, अपना ड्रोन भेजता है और जैसे ही एक मिसाइल आती है पता लगा लेता है, अच्छा बेटा आज तो तू डिलाइट टॉकीज पे है, धड़ से गिरा दिया। और जैसे ही गिराया उड़ गया। और एक और चक्कर होने लग गया है कि अब अगर इन्होंने एक गिराया, इधर से मिसाइल गई, तो वो रॉन्ग सेंस कर लेते हैं, अच्छा उधर से मिसाइल आ रही है। तो बीच में ऐसे भी मामले हुए कि एक दूसरे के ऊपर वो अटैक कर दे रहा है उनका सिस्टम। तो 6 दिन में इस तरह से, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, इस तरह से इजराइल को ईरान ने बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। और सिर्फ वो पता नहीं लगाता कि कहाँ से फायरिंग हो रही है, वो मिसाइलें भी ख़राब करवा रहा है। रोज़ाना $300 मिलियन, $30 करोड़ का हथियार सिर्फ इसमें खर्च हो रहा है इजराइल का। $30 करोड़ रोज़ाना सिर्फ ये जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मिसाइलें ख़राब कर रहा है। वहाँ से अगर दिवाली का रॉकेट भी छोड़ दोगे तो वो पूरी एक महंगी मिसाइल मिलियंस की जो होती है वो जाके उसको तोड़ेगी। तो यही कर रहा है, 30,000, 40,000, 25,000 का एक तो ड्रोन भेज देता है उधर और धड़ से उनकी मिसाइल हमला करती है। तो 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो लोकेशन पता लग जाती है, दूसरा उनकी रसद खत्म हो रही है, या कहेंगे कि उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि सिर्फ 12 दिन के लिए, 10 से 12 दिन के लिए ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल बची हुई हैं। ईरान ने इस तरह से उसको खाली कर दिया है। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, लेकिन हम इसको संदेह की नज़र से ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है कि ये एक गलत संदेश देने के लिए रणनीति के तहत भी प्लांट कराई गई हो, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है?
जेफ बेजोस यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो गैंग जो वक्त अमेरिका को चलाता है उसका एक प्रमुख सदस्य पीटर टील गैंग। अब क्या हो रहा है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है इसको हम कुछ समय सही मान के चलेंगे, क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। तो 300 मिलियन की मिसाइलें रोज खर्च करना, 30 करोड़ डॉलर, और उसको छका छका के उनकी मिसाइलें ख़त्म करवा देना। ऐसे समझ लो कि पहाड़ पे एकदम ताक लगा के बंदूक लेके गब्बर सिंह का गैंग बैठा हुआ है और इधर से अमिताभ बच्चन बीच में घुंघरू वाली बॉल फेंके और वो तर गोलियां चला दें। अब उनकी गोलियां ख़त्म हो गई हैं, 10 दिन का माल बचा हुआ है, 6 दिन के अंदर खाली कर दिया है। सिर्फ 10 दिन और लड़ सकता है इजराइल। कहाँ लड़ सकता है? एयर डिफेंस, यानी जब मिसाइल जाएगी ईरान की तो उसको रोकने की क्षमता 10 दिन की बची हुई है। ये वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। धैर्य से, बुद्धि से और समझदारी से ईरान ने इस जगह नौबत को ला दिया है। यहां तक कि साइबर हमला करवा रहा है अब इजराइल ईरान पे, वो भी नाकाम हो गया। एक बैंक को उनके हैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको रिट्रीव कर लिया, ज़्यादा लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब डेस्परेशन है। अब तक नेतन्याहू जिसको चाहता था उड़ा देता था। हूतीज़ को ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हमास को, वो तो उसके देश के अंदर ही थे। ऐसे समझ लो कि गुजरात में कोई या बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वो जो चाहे कर ले, अपने ही देश में लोग हैं। तो या फिर हिजबुल्लाह को कर लेता था वो। उसको ये नहीं पता था कि देशों से युद्ध, हालांकि वो लड़ा है, जीता है, उसने पूरे अरब को हराया कई बार, लेकिन ईरान इतना तेज निकलेगा, उसको लगता था मलाई है, तुरंत खा जाऊंगा। क्योंकि अगर हम इजराइल का पूरा इतिहास पढ़ें तो आपको लगता है कि ये सारे मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका ये पावर है। 6 दिन में सबको हरा चुका है वो। 6 डे वॉर फेमस है, मैंने पूरे इतिहास पे वीडियो बनाया था, समय लगे निकाल के देख लीजिएगा। अब क्या कर रहा है इजराइल? इस डेस्परेशन में वो चाहता है कि किसी तरह से ट्रंप को मैं घसीट लूं, अमेरिका बीच में आ जाएगा तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब मैं जब भी जाता हूँ कॉलेज में 2 घूसे मुझे भी पड़ जाते हैं, वापस आ जाता हूँ मेरा मुंह हिल गया है, टूट गया है, वगैरह वगैरह। अगर मेरा बड़ा भाई छोटा शकील अगर चला जाए वहाँ पे, भाई साहब 2-4 के बेड बजा गया सबका, इसके पास तो कट्टा भी है, बंदूक भी है, तमंचा भी है, कॉलेज में जलवा हो जाएगा। अब मैं किसी तरह से ले जाऊँ छोटा शकील को। अब छोटा शकील को ले जाना है अगर कॉलेज में, तो छोटा शकील जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे दूसरे काम कर चुका है। मैं आपको बताऊंगा क्या कर चुका है। उसके पंगे दूसरे हैं, उसको जाने में डर लग रहा है, क्योंकि जाने में भी रिस्क है। तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया कि छोटे शकील के भाई को ना अपने साथ रख लिया है। अब कह रहा बेटा तू मेरे लिए आए ना आए, छोटा शकील तू अपने भाई को बचाने तो आएगा। तो भाई को बचाने तो आएगा मतलब इसने क्या किया? इसने ये किया है कि जो अमेरिका के नागरिक इजराइल में हैं उनको कैद कर लिया है। कैद करने का मतलब जेल में नहीं डाला है, उनको कह रहा है तुमको इजराइल छोड़ के नहीं जाने देंगे। अपने नागरिकों को तो जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि भगदड़ मच गई, लोग डरे हुए हैं, जाना चाहते हैं। अब ये कह रहा है अमेरिका के नागरिकों को भी नहीं जाने देंगे। यानी अमेरिका के नागरिक अगर खतरे में आएंगे, 2-4 मरेंगे ईरान की स्ट्राइक से, तो अमेरिका को मजबूरी में कूदना पड़ेगा। ये सब प्रकाशित हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। और इससे एक तरह की कूटनीतिक जो फ्रस्ट्रेशन है, उधर अंदर क्या स्थिति है अमेरिका के, अमेरिका क्यों नहीं जा रहा है उधर? उसकी स्थिति यह है कि छोटा शकील कह चुका है भाई साहब, मैं कसम खा के कहता हूं, घर वालों को बोल चुका है, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं किसी के लड़ाई में फसड़े में नहीं पड़ूंगा, किसी की फटी में टांग नहीं अड़ाऊंगा, देसी मुहावरा। मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भाई साहब, मैं अपने घर का ध्यान रखूंगा। मेरे घर पे अगर कोई कुछ करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ूंगा, वरना क्या होता है दूसरे मोहल्ले में मुझे मतलब नहीं। अब मैंने दादागिरी छोड़ दी है, मैं तो अमेरिका फर्स्ट करूंगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा मागा। अब जब ये मागा मागा कर करके तुमने खुद ही अपने वोटर को, दक्षिणपंथी वोटरों को, राष्ट्रवादी वोटरों को और इन सबको प्रेरित करके चुनाव जीता,
और बार बार ट्रंप कहते हैं बुला के, मैं होता तो वहां पर वॉर ही नहीं होता जी, यूक्रेन वाला ये बाइडन ने करा दिया, और यूक्रेन में वॉर ही नहीं होने देता, मैं वहां नहीं होने देता। और हम क्यों पैसे खर्च करें नाटो पे, हम ये क्यों करें, हमको दुनिया से क्या मतलब, हम तो अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे फिर से। यही करके बेचा है ना इन्होंने। अब जब ये करके बेचा है तो वहाँ गली वाले लोग कह रहे हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं, भाई अब तू नहीं जाएगा वहाँ पे। कहाँ पे? कॉलेज में झगड़ा करने, क्योंकि तूने खुद ही बोला है भाई तू घर में मतलब रखेगा, और अगर तू घर में मतलब नहीं रखेगा तो हम तुझसे मतलब नहीं रखेंगे, यानी तेरे को चुनाव हरा देंगे। अब फंस गया मामला। इस फंसे हुए मामले में एक और पेच फंस गया है। पेच ये फंस गया है कि इसकी पार्टी के जो नेता हैं, तुलसी गबार्ड हैं, या बहुत सारे इनके जो समर्थक थे, कमेंटेटर थे, एक वॉशिंगटन पोस्ट के पुराने जो है वो एंकर थे, और बहुत बड़ी उनकी अहमियत है, वो सब जो है वो इसमें खिलाफ है एकदम ट्रंप के। जेडी वांस भी जो कह रहा है कि नहीं नहीं ट्रंप सही कह रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनकी पार्टी दो फाड़ हो गई है। और दो फाड़ क्यों हो गई है? क्योंकि वहां पर अगर युद्ध में आपको शामिल होना है तो सब कह रहे हैं कि भैया तू संसद से पास कराओ, ऐसे नहीं तुम जाके युद्ध में शामिल हो जाओगे। अमेरिका में युद्ध में शामिल किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं हो सकते, संसद से पास कराना पड़ेगा। संसद से क्यों पास कराना पड़ेगा? जो खर्चा करता है राष्ट्रपति, वो खर्चा वो संसद से पूछ के ही कर सकता है, उसको पैसे संसद से मिलते हैं। तब ये कि ट्रंप से ये कहा जा रहा है कि भाई 3 जगह तो टांग अड़ाई हुई है तुमने। अब आप ये बताओ कि एक तरफ तो आप यूक्रेन के वॉर में भी फंडिंग करोगे, यूक्रेन में भी घुसोगे, रूस वाले वॉर में भी घुसोगे, वहां पे भी खर्चा चाहिए, यहां पे भी खर्चा चाहिए। तो एक पूरा स्टेटमेंट निकाल दिया गया है कि अब तुम इसमें नया खर्चा लेके आ रहे हो, इजराइल वाला, तय कर लो भैया कितने इतने पैसे कहां से आएंगे। अमेरिका के लोगों पे लगातार ट्रंप टैक्स लगा रहा है, उल्लू बना के पैसे इकट्ठे कर रहा है, आप भी जानते हो। जो इसने लगाया टैरिफ, वो टैरिफ लगाया भारत पे है, लेकिन भारत का माल अमेरिका में जो खरीदेगा उस पर लगाया बेसिकली वो। तो ये पैसा कहां से लाओगे? अब वहां पर ये आदमी गया है फंस। इस फंसने के बीच में एक और समस्या है। इजराइल कह रहा है आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, तेरे बगैर काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अमेरिका के पास में एक ऐसा बम है जो दूसरे के पास नहीं है, उसका नाम है GBU-57। GBU-57 ऐसा बम है जो जमीन के अंदर टनल को अंदर फोड़ के नीचे घुस के ब्लास्ट करके अंदर की चीजें उड़ा सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्लांट 200 मीटर नीचे है, ये बम 60 मीटर नीचे जा सकता है, उसके बाद ब्लास्ट करेगा तो हो सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा सके। अब ये जो बम है ये अमेरिका के पास ही है। तो इजराइल की समस्या ये है कि अमेरिका अगर शामिल नहीं हुआ तो ईरान के इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ें जैसे उसने F-22, F-35, USS निमित्ज जैसी कई चीज़ें वहाँ भेज दिए हैं, लगा दिए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है उड़ाते। उधर खमेनेई को इसने धमकी दे दी ट्रंप ने, तुम घेरे जा चुके हो, तुम कहाँ पे छिपे हुए हो हमको पता है। जैसे नहीं होता पिक्चर में इंस्पेक्टर साहब खड़े होते हैं बंदूक लेके, तुम कहाँ छुपे हो हमें पता है, चुपचाप समर्पण कर दो, वरना जो है वो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, इस टाइप का नहीं बोलते हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, राधा घर आ जाओ टाइप का कुछ। तो खमेनी को कह रहे हैं तुम सरेंडर कर दो। खमेनी कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरेंडर करने की, कोई गुंडा बदमाश हूं क्या? तो उसने एक फिर मिसाइल छोड़ के जवाब दे दिया। और उसने एक बात और कही है कि अगर तुमने मेरे ऊपर कुछ डाला अमेरिका, ये जितने आसपास तुम्हारे दिख रहे हैं ना झंडे और अड्डे, दियागो गार्सिया वगैरह वगैरह, जहाँ जहाँ सब उड़ा दूंगा मिसाइल से। यानी अमेरिका के जितने हिंद महासागर में यहाँ वहाँ उसने बहुत जगह पर अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं ताकि उसको युद्ध करने वहाँ से ना आना पड़े, तो उनको उड़ा दूंगा। समझौता तो मोदी जी ने भी किया हुआ है हवाई अड्डों के इस्तेमाल का, लेकिन उसमें शायद कुछ ऐसे क्लॉज हैं कि युद्ध में उसका इस्तेमाल बहुत अलग टाइप की स्थितियों में कर सकते हैं। इस बीच में पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, वहाँ का आर्मी चीफ मुनीर गया हुआ है अमेरिका।
अमेरिका में डाइनिंग टेबल पे बैठ के लंच के टाइम पे मुनीर के साथ में ट्रंप कर रहे हैं भोजन। हमारे यहाँ पे हमने बस इसी में मुनीर गया है, ये गया है, इस पर ध्यान दिया। भारत के संदर्भ में हमने ये तो देखा ही नहीं भैया कि वहाँ वो लंच कर रहा है तो क्या और बातें हो सकती हैं। मुनीर उस देश से आता है जिस देश के नेता कह रहे हैं कि मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेंगे, मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, ओआईसी की बैठक बुलाना चाहिए, हम इसी तरह एक एक करके इस दिन सारे मर जाएंगे, इसलिए एक हो जाओ, वो ये कह रहा है। लेकिन असल राजा कौन है पाकिस्तान का, सब जानते हैं, मुनीर। आर्मी ही वहाँ की राजा है। एक ऊपर से ऑर्डर आया अमेरिका से, इमरान खान प्रधानमंत्री था, वो वहाँ गद्दी से उठा के उसको जेल में पहुँचा दिया। क्यों? क्योंकि वो पुतिन से मिलाया था एक बार, बस इतने भर पे अमेरिका ने कर दिया। तो मुनीर जो है, वहाँ की जो आर्मी है वो रिजीम पूरा आर्मी चलाती है और आर्मी को कंट्रोल करता है अमेरिका। मुनीर वहाँ गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप चाहता है कि ईरान को घेरने में पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे। और ये चीज़ जो है, ये इस बात का इंडिकेटर है कि भले ही ट्रंप कूदे ना कूदे, दुविधा में हो, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हों, देश की हालत ख़राब हो, आर्थिक परिस्थितियां गड़बड़ाई हुई हों, सारी दुनिया से पंगे चल रहे हों, लेकिन वो तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल अतीत में भी अमेरिका करता रहा है और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई है उसका कारण भी यही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अफ़गानिस्तान के मामले में यही ट्रंप था जिसने दोहा में तालिबान के साथ समझौता किया था। मैं पूरा डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, एक एक शर्त, पूरा समझौता आपको मैं सुना चुका हूँ। तो अब पाकिस्तान सोचेगा कि अगर हमारी ज़मीन इस्तेमाल करे तो हमको पैसे मिलेंगे, तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो आजा ट्रंप। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि बहुत दूर नहीं है ईरान से पाकिस्तान, बल्कि बलूचिस्तान वाली तो सीमा मिलती है। 4 ठो हाइपरसोनिक ठोक दी तो हिल के रह जाएगा मामला। तो इसलिए पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाव है और ट्रंप यहां उधर से तैयारी में लगा हुआ है। तो जो सिचुएशन दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि किस तरह से ट्रंप जो है परेशान है। वो परेशानी आपने ऐसे भी देखी, G7 छोड़ के बीच में चले गए, फिर वो कह रहे हैं कि मैं भेज रहा हूँ उपराष्ट्रपति JD वांस को, जाएगा वो वहाँ पे बात करके आएगा जाके ईरान में एकदम, और शांति स्थापित कर देंगे। दूसरे दिन कहता है समर्पण कर दो। इस बंदे का समझ में नहीं आता, आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। तो ये जो समर्पण वाली धमकी है, ये भी ये हो सकता है कि ईरान को दबाव में लेने की कोशिश हो कि वो एक बार कह दे कि नहीं हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, और वो 25 बार पहले कह चुका है कि हम नहीं बनाएंगे, वो 100 बार कह चुका है हम नहीं बनाएंगे। वो बना रहा है, ये बात अमेरिका ही कह रहा है, इजराइल ही कह रहा है, ये गैंग कह रहा है, पूरा यूरोपियन वाला, पश्चिम वाला। वो तो कह रहा है हम बना ही नहीं रहे। वो तो कह रहा है इस्लाम में परमाणु बम हराम है क्योंकि निर्दोषों की हत्या होती है इससे। वो तो 2003 में दस्तखत भी कर चुका है। लेकिन ट्रंप उसी परसेप्शन में, ना भाई मत बनाओ। अब वो कह रहा है कि प्रसंस्करण का प्रोग्राम है। देखो, शक की एक वजह ईरान के ऊपर है, वो ये है कि जो शांतिपूर्ण इस्तेमाल होते हैं उसे 15% 20% जो यूरेनियम की शुद्धता काफ़ी होती है। आप अपने घर में बिजली बनानी हो बना लो, परमाणु पनडुब्बी चलानी है तब भी इतना काफ़ी है। केवल जो हथियार के ग्रेड का होता है उसको 90% से ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। ये वो शुद्ध कर रहा है, और कर रहा है नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2-3 साल से कह रहे हैं कि वो शुद्ध कर रहा है, जबकि वो शुद्ध कर चुका है और बना भी चुका हथियार। तो एक टेंशन ट्रंप की ये भी है कि अगर उसने छोड़ दिया एक वहाँ से सुर्र करता हुआ इजराइल के ऊपर तो मामला बिगड़ जाएगा। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, और अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पूरी सिचुएशन को बड़ी समझदारी से ईरान कंट्रोल कर रहा है। उसने अपना नेटवर्क तेज कर दिया और अपने यहाँ पे जितने जासूस थे, मोल्स थे, गद्दार थे, उनको पकड़ना शुरू कर दिया, जेल में डालना और मारना भी शुरू कर दिया है। जो लोग इजराइल का नेटवर्क था अंदर, वो छिप गया या दब गया। इजराइल, आप जानते हैं कि मोसाद बहुत तरह तरह के काम करता है। किस तरह से उसने सारे के सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर के अंदर विस्फोटक फिट कर दिया था, और वो सॉफ्टवेयर के जरिए ओवर हीटिंग करके पेजर की बैटरियां उड़ा दी और बंदा मर गया। ये देखा हमने।
तो उसी तरह का सैबोटाज इन्होंने यहाँ किया कि यहाँ के अंदर अंदर मोल थे, उन्होंने ड्रोन उड़ाया और गिरा दिया। लेकिन हमने ये देखा कि हिजबुल्लाह में वो भी उसका ट्रम्प कार्ड था, सबसे बड़ी वाली चीज़ सबसे पहले फेंकता और यहाँ पे भी फेंक दी। अब अंदर कितना है कितना नहीं है ईरान में, वो हो सकता है कुछ सैबोटाइज करे, कहीं पे ब्लास्ट कर दे, कोई सरकारी वो गिरा दे, इमारत गिरा दे, किसी जगह पे जाके विस्फोट कर दें उसके एजेंट, वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन अभी की लड़ाई में तो इजराइल निहत्था होता दिख रहा है। इजराइल के पास ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है उसका एयर डिफेंस सिस्टम। अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बंदूक के अंदर से गोलियां खाली हो जाएं, तो वो कितनी भी अच्छी बंदूक हो, अगर मिसाइलें हट गई एयर डिफेंस सिस्टम की तो क्या कर लेगा? तो ये पूरी सिचुएशन जो है वो बड़ी अच्छी तरह से ईरान ने अभी तक कंट्रोल करके रखी हुई है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है जो उपलब्ध सूचना है उसके आधार पे कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमेरिका भी इस बात को जानता है कि मैं कूदूंगा, इसने मेरे अड्डे वड्डे उड़ा दिए, कुछ कर दिया तो फंस जाएगा मामला। इसलिए वो बड़े तरीके से शांति से दोनों ऑप्शन लेके चल रहा है। ना कूदूं तो अच्छा है, इसका इजराइल का तो काम ही रोज के पंगे लेना है, हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, कब तक लड़ेंगे? छोटी मोटी लड़ाई होती है तो समझ में आता है, हड़का के रखना हो तो आसपास के लोगों को तो समझ में आता है, कतर को हड़का लो, इसको हड़का लो। लेकिन बड़े पंगे में हम कूद जाएं तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का क्या होगा, मागा का क्या होगा, अमेरिका फर्स्ट का क्या होगा? और जब आप ये कहते थे कि हमारे पैसे दुनिया भर में बर्बाद किए जा रहे हैं युद्धों में, लड़ाइयों में, तो अभी आप नए पैसे कैसे खर्च करने जाओगे? और जाओगे तो अमेरिका के लोग पहले ही गालियां दे रहे हैं। अभी एक सर्वे आया अमेरिका में और सर्वे में बताया गया है कि सभी उम्र जाति के लोग, कौन कौन लोग वहाँ पे स्पेनिश हैं, वहाँ गोरे हैं, वहाँ अश्वेत हैं, इसके अलावा सारे युद्ध पार्टियों के लोग युद्ध के खिलाफ हैं। ये बाकायदे YouGov.com का सर्वे है जो बता रहा है कि वहाँ पर सब लोग इसके खिलाफ हैं। मैंने बताया कि तुलसी गबार्ड खिलाफ है, और JD वांस ने जिस तरह से कार्लसन का अपमान किया, उनको वो दिया कि अंडर द बस हैं, ये सब लोग और चिढ़ गए हैं। यानी सड़कों पर अमेरिका के अंदर भयंकर मतभेद हैं। सांसदों ने प्रस्ताव रखा है कि किसी भी हालत में युद्ध तब तक ना हो जब तक कि संसद से उनकी या उनके हाउस से इसकी अप्रूवल नहीं हो जाती। तो कुल मिला के एक भयंकर टेढ़ा मामला है और ये कहानी उतनी सीधी नहीं है, और ये उन सूचनाओं के आधार पे है जो हम तक पहुंच जा रही हैं, जिन सूचनाओं को इजराइल ने 25 गुनी सेंसर कर दिए हैं। जब वो सूचना आएंगी तो तस्वीर कुछ और ही होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।